स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। यह एक जाल है। विकट स्थान में मैजिक स्पिलों की चमक एक युद्ध क्षेत्र को रोशन कर रही थी, जो विभिन्न डरावनी परी कथाओं के दृश्यों के एक साथ जोड़कर बनाया गया प्रतीत होता था। कई छात्रों ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था, ताकि वे खजाने की खोज में भाग ले सके। अतीत में कई गुमनाम छात्र अचानक सुर्खियों में आ गए और खजाने की खोज के बाद अजेय हो गए और टूर्नामेंट में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं में बदल गए। इसने दुनिया भर के छात्रों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं जो उन्हें टूर्नामेंट में लाभ की गारंटी दे सकते हैं। ऐसे में खजाने की खोज के दौरान उपलब्ध संसाधनों को हर कीमत पर सुरक्षित रखना उनके लिए आवश्यक था। ऑब्जर्वर ईगल्स निचले भूरे आकाश में उड़ रहे थे। उनकी संख्या काफी प्रभावशाली थी, क्योंकि आयोजक ने उन्हें लंबे समय से अंतरिक्ष के हर कोने में रखा था। ये ऑब्जर्वर ईगल्स एक विशेष नस्ल के थे। वे अन्य जीवन प्राणियों को आसानी से क्रोधित नहीं करते थे, और यहाँ तक कि जब वे अन्य प्राणी के क्षेत्र में उड़ रहे थे तब भी उन पर प्राणियों द्वारा शायद ही कभी अटैक किया गया था, जिससे ऑब्जर्वर ईगल्स को खजाने की खोज के दौरान होने वाली लड़ाई पर कब्जा करने की अनुमति मिली। छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदर्शित किया गया, जिससे दुनिया को उनके जादू की प्रतिभा देखने को मिली। लेकिन खजाने की खोज में प्रतिभागियों की कुरूपता और स्वार्थी पक्ष भी उजागर होगा, जैसे कि प्रतिनिधियों वाली टीम के बीच लाभ साझा करते समय संघर्ष विभिन्न देशों से। सलाहकार सही थे जब उन्होंने छात्रों से कहा कि वे दूसरों के साथ मिलकर काम न करें और अपने साथियों के साथ फिर से एकजुट होने की पूरी कोशिश करें। अंतरिक्ष में रहने वाले राक्षस जीव काफी मजबूत थे, और हालांकि उनमें से कई कमांडर लेवल पर थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे प्रतिभाशाली छात्रों के सामने टिक सके। छात्रों को जिस सच्चे शत्रु का सामना करना पड़ा वह दूसरों की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षाएं थी। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश को अपने जन्म के स्थान निकट अविश्वसनीय लूट मिली थी, और उनके पास वास्तव में अपने साथियों की तलाश करने का समय नहीं था। प्रतिभागियों को अजनबियों के साथ टीम बनाने या स्वयं खोज करने के बीच चयन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों के बीच अधिक टकराव होगा। हालांकि स्थिति एक निश्चित समूह के पक्ष में थी। जहां लोग थे वहां परेशानियां थी। यह सभी स्थितियों में सही था। आदर्श के समूह में केवल 3 सदस्य शामिल थे, और नंदिनी और एलिन दोनों आदर्श के आदेशों को सुनने के लिए सहमत हुए थे, क्योंकि वह पहली बार ऐसी दुष्ट चीजें कर रहे थे। उनका समूह ऊपरी तौर पर कमजोर लग सकता है, फिर भी उनका प्रदर्शन अधिकांश टीमों की तुलना में काफी बेहतर था। आखिरकार उन्होंने काफी प्रभावशाली मात्रा में इक्विपमेंट हासिल कर लिए। फैन जू बैंडिक ग्रुप ने पहले ही 3 अलग अलग समूहों के लोगों को लूट लिया था। हार्ट ऑफ स्टोन के अलावा उन्हें फ्लाइंग स्टिंगर, रेयर बोन, केओस क्रिस्टल और वाटर वैन भी प्राप्त हुआ। प्रत्येक की कीमत लगभग 400 मिलियन थी। उन्होंने लूट के कई टुकड़े भी हासिल किए, जिनकी कीमत 20 से 200 मिलियन के बीच थी, जो लगभग 800 मिलियन तक पहुंच गई। अब तक उनका कुल मुनाफा लगभग 2 अरब था। आमतौर पर केवल प्रतिभागियों का एक बड़ा समूह ही खजाने की खोज से इतनी कमाई कर पाता था, लेकिन चूंकि एक समूह में आमतौर पर लगभग 10 लोग होते थे, इसलिए अंत में प्रत्येक व्यक्ति को केवल 200 मिलियन ही मिलेंगे। इस बीच आदर्श के समूह में केवल 3 लोग शामिल थे, और यदि वे शुरू में हुए समझौते के अनुसार विभाजित हो जाते तो आदर्श और नंदिनी प्रत्येक को 800 मिलियन मिलते, और एलिन, जिन्होंने मूल रूप से किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लिया था, फिर भी 400 मिलियन कमाएगी। वे बस धन से भरे हुए थे। यह फिर से एक मूल्यवान वस्तु है। हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम इसे लेना चाहते हैं या नहीं। मैंने चारों ओर देखा है। समूह अभी एक कठिन लड़ाई से गुजरा है, और उनके केवल 3 सदस्य अभी भी लड़ाई के लिए फिट है। बाकी लोग या तो घायल है या उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। एलिन को समूह में एक और लक्ष्य मिल गया था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। कई कोशिशों के बाद एलिन को इसमें महारत हासिल हो गई थी। वह सूचनाओं को व्यवस्थित करने में बेहतर थी।
एक सोल ग्रेड का सीट? मैंने नहीं सोचा था खजाने की खोज में उनके पास कोई होगा। और मिस्र की टीम और स्पेनिश टीम के सदस्यों के एक समूह ने इसे ढूंढ लिया है। आदर्श भी उत्साहित था। सोल ग्रेड सीड कितना मूल्यवान था इसका वर्णन करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, और यदि सीड के पास एक डोमेन होता तो इसकी कीमत और भी अधिक होती। एलिन वास्तव में जानती थी कि सही लक्ष्य कैसे खोजना है, आइटम क्या था, यह सुनने के बाद ही आदर्श को पहले से ही इच्छा महसूस हो रही थी। वे कहाँ हैं? नंदिनी ने पूछा। नदी के ठीक नीचे। उन्हें कुछ अन्य ट्यूबों में ठोकर खाने का डर होना चाहिए। वे काफी सुदूर स्थान पर छिपे हुए हैं, एलिन ने कहा। आओ, इस काम के बाद हम आराम कर सकेंगे। हम अपने प्रयासों में बहुत ज्यादा उतावले थे और ऐसा लगता है कि समूह ने नोटिस कर लिया है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कुछ देर के लिए आराम से लेटना होगा, आदर्श ने कहा। उनके पिछले कुछ प्रयास बहुत सफल नहीं रहे क्योंकि उनके लक्ष्य बेहद अलर्ट थे। अपने लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए ऑब्जर्वर ईगल्स का उपयोग करते हुए आदर्श, नंदिनी और एलिन जल्द ही नदी के निचले हिस्से पर पहुंच गए। वह जगह काफी विस्तृत थी और भूभाग सरल था। इसकी संभावना नहीं थी कि कोई समूह यहाँ आएगा, क्योंकि वे आसानी से देख बता सकते थे कि इस स्थान पर कोई असाधारण लूट नहीं हुई है। चूंकि वह जगह बेहद खाली थी, नंदिनी और एलिन दोनों ने खुद को छिपाने के लिए संघर्ष किया। अंत में केवल आदर्श ही अपने डार्क नोबल मेटल के साथ मिस्र और स्पेनिश लोगों के करीब पहुंच सका। आदर्श चुपचाप समूह के पास पहुंचे और देखा कि उन्होंने नदी के किनारे तंबू लगाए हैं। टेंट संभवतः घायलों के लिए था। सोल ग्रेड सीट प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से आदर्श जल्द ही उनकी लूट करने वाला था। आदर्श का दृष्टिकोण यह था कि यदि वह लूट को चुरा सकता है तो वह उसे चुरा लेगा, यदि वह उसे नहीं चुरा सका तो हिंसा करके इसे ले लेगा। एलिन ने आदर्श को बताया कि सोल ग्रेड सीड को पकड़ने वाला व्यक्ति मिस्र की टीम का वाइस कैप्टन मेयोस था। मेयोस आदर्श का पुराना परिचित था। वह कभी नहीं भूलेगा कि वह लिटिल फ्लेमिले के प्रति कितना कठोर था, और ना ही वह यह भूलेगा कि कैसे घमंडी महिला ने दावा किया था कि वह अपना बदला लेगी। अफसोस की बात है कि चीनी टीम पहले दौर में मिस्र की टीम से नहीं लड़ी, यदि नहीं तो आदर्श ने उन्हें आसानी से उनके गृह नगर वापस भेज दिया होता। आदर्श आश्चर्यचकित था कि इतनी कमजोर टीम टॉप 16 में जगह बनाने में सक्षम थी। पहले राउंड में 4 मैच हुए। जो टीमें सभी 4 मैच जीती थी उनके आगे बढ़ने की गारंटी थी, और जो टीमें केवल 1 मैच हारती थी वे भी आगे बढ़ने में सक्षम थी। जहां तक उन लोगों की बात है जो 2 मैच हार गए, यह सब भाग्यों पर निर्भर था। मिस्र की टीम काफी भाग्यशाली थी क्योंकि वे 2 मैच हारने के बाद भी आगे बढ़ने में सफल रही। मिस्र सरकार आदर्श के प्रति बेहद मित्रवती, सेना भी उनके प्रति बहुत सम्मानजनक थी, क्योंकि अकेले ही डार्क स्वॉर्ड मास्टर से मुकाबला करने की वीरतापूर्ण खबर देश में तेजी से फैल गई थी। हालांकि मिस्र की टीम के साथ उनके संघर्ष का मिस्र के साथ उनके संबंधों से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि उनका संघर्ष पहले ही हो चुका था, इसलिए आदर्श के लिए मिस्र की टीम पर आसानी से अटैक करना संभव नहीं था। डार्क नोबल मैटर इतना उत्कृष्ट था कि आदर्श की तुलना में अधिक कल्टीवेशन वाले मैजिशियनों को भी उपस्थिति को नोटिस करने में परेशानी होती थी। शैडो एलिमेंट के मास्टर एसेंडर ने वांछित अपराधी के रूप में सूचीबद्ध होने से ठीक पहले वास्तव में एक अच्छा काम किया था। आदर्श को मैजिक इक्विपमेंटों का इतना उपयोगी टुकड़ा दिया था। मेयोस, कृपया आलस न फैलाए, श्रीव ने उसे याद दिलाया। हमने पूरी मेहनत की है, फिर भी हमें लाभ को समान रूप से विभाजित करना पड़ा। मुझे इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। मेयोस हमेशा की तरह गौरवान्वित थी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। इसके अलावा उस मास्टर मैजिशियन पिनोले के बिना हम वास्तव में नहीं जानते कि लड़ाई कितनी देर तक चलने वाली थी, श्रीव ने कहा। मेयो ने बेरुखी से परेशान कि वह नदी के किनारे बैठी और तेज धारा को देखती रही। मेयोस ने नदी में एक कंकड़ फेंका, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक इंसान की हल्की सी आकृति पीछे से उसकी ओर आ रही थी। प्रकाश की कमी ने उसे पूर्ण आवरण प्रदान कर दिया था, जिससे कोई भी उस स्थान पर ध्यान नहीं दे सका। मेयोस जल्दी में नहीं थी। यह पुष्टि करने के बाद कि मेयोस ने अपनी सुरक्षा कम कर दी है, उसने विशाल शैडो स्पाइक्स को फेंक दिया और मेयोस के अंगों, गले और सिर पर कीलों से अटैक कर दिया।
विशालकाय शैडो स्पाइक किसी व्यक्ति की गतिविधि, ध्वनि और दिमाग को तुरंत बंद करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि एक एडवांस मैजिशियन को भी उनसे मुक्त होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। जैसे ही मेयोस को डार्क एनर्जी का एहसास हुआ तो वह पलट गई। उसने तुरंत लबादे के नीचे छिपा हुआ एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि वह अब हिल नहीं सकती। मैं खुशी से इसे ले लेता हूँ, बेहतर होगा कि आप भी स्पष्टीकरण दें। आदर्श ने मेयोस की कमर के सोल ग्रेड सीड को मुक्त कराया। उसने अपनी हथेली पलटी और सोल ग्रेड सीड वाली थैली मैजिक की चाल की तरह हवा में गायब हो गई। मेयोस की आंखों में कातिलाना लुक से वाकिफ दुष्ट आदर्श ने गलती से मेयोस की पैंट की बेल्ट ढीली कर दी। उसकी पैंट जल्दी उसकी घुटनों तक गिर गई। हालांकि आदर्श ने पैंट उतारकर भी सीमा पार नहीं की अपनी। आदर्श, तो आप जैसे घमंडी महिला को भी गुलाबी रंग पसंद है? आदर्श ने बेशर्म हंसी के साथ जाने से पहले एक नजर डाली। पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं चली। आदर्श चुपचाप शैडो में चला गया और मैं उसको घुटनों तक पैंट के साथ नदी के किनारे खड़ा छोड़ दिया। आदर्श को टुकड़े टुकड़े करने की प्रबल इच्छा के अलावा मैं उस उम्मीद कर रही थी कि इस दृश्य को कैद करने के लिए आकाश में कोई ऑब्जर्वर ईगर नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उसने नीचे गुलाबी रंग पहना हुआ था। आदर्श छुट्टी लेते समय अलर्ट रहे। वो अपनी उपस्थिति छिपाकर धीरे धीरे दूर चला गया। रास्ते में ज्यादा कवर नहीं था, जगह बेहद खाली और खुली हुई थी। जब आदर्श तंबू से 100 से अधिक मीटर दूर था तो उसने अपनी गति तेज कर दी। हालांकि उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सीधे बर्फ की दीवार में चला गया हो। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दीवार नरम थी, लेकिन सवाल यह था, यहाँ दीवार क्यों होगी? आदर्श को दीवार देखते ही पता चल गया कि वह मुसीबत में है। वह दूसरी दिशा में जाने ही वाला था कि तभी उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी जो पूरी जगह को घेरने वाली एक बड़ी बाधा बन गई। गोलार्ध के आकार में बैरियर का व्यास 200 मीटर से अधिक था। आदर्श पूरी तरह से उसके अंदर फंस गया था। जल्दी उसे तंबू से कुछ हंसी की आवाज सुनाई दी। मेयोस भी उसे संपर्क कर रही थी। उसने अपनी पैंट वापस पहन ली थी, लेकिन उसकी मुड़ी हुई अभिव्यक्ति बता रही थी उसने आज उस बेशरम चुभन को खत्म करने की कसम खा ली थी। यह एक जाल है, चीज ले लो और भाग जाओ। अपनी परेशानी का एहसास होने के बाद आदर्श ने नंदिनी और एलिन से संपर्क किया। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल 6 देशों का गठबंधन। आदर्श को पता था कि अगर वह नदी के करीब चलता रहा तो उसके जूते गीले होने का खतरा हो सकता है। इस प्रकार वह लूट को तीनों सदस्यों के बीच समान रूप से बांट रहा था। यही कारण था कि ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए सभी अंडों को एक ही टोकरी में ना रखना बेहतर था। यदि वह पकड़ा जाता तो लोग अधिकतर उसकी पिटाई करते। वे उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि खजाने की खोज ऑब्जर्वर ईगस की निगरानी में थी। हालांकि उसे निश्चित रूप से अपनी संपत्ति छोड़नी होगी, लेकिन उसके पास लूट का केवल 1/3 हिस्सा था। अंत में उन्होंने फिर भी लाभ कमाया। आदर्श यह सोचने में नादान नहीं था कि जिस समूह ने उसे पकड़ने के लिए अवरोध खड़ा किया था उसमें केवल कुछ ही लोग शामिल थे। जैसा कि उसने सोचा था, लगभग 8 लोग दूर से भी आ रहे थे। वाटर पिंजरा मजबूत नहीं था। आदर्श को इसे तोड़ने के लिए केवल कुछ समय की आवश्यकता थी, लेकिन दुश्मन ने पहले ही उसे विशाल मैदान में घेर लिया था। आदर्श को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी जगह पर टेंट क्यों लगाया था। यह सुनिश्चित करना था कि उसके पास भागने के लिए कोई जगह न हो। मैं इस कमीने को मारने जा रही हूँ। मेयोस शेरनी की तरह आदर्श पर झपट रही थी। वाटर मैजिशियन पिनोले ने उसे रोक दिया। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, आदर्श, मुझे यकीन है कि आपने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। हमने वास्तव में आपको लुभाने के लिए एक वास्तविक सोल ग्रेड सीड का उपयोग किया था। हमें सोल ग्रेड सीड और वह लूट दे जो आप अब तक लूट रहे हैं, और हम आपके साथ नरमी बरतने पर विचार कर सकते हैं। स्पेन के शाही परिवार के सदस्य के रूप में पिनोले का व्यवहार सौम्य प्रतीत होता था, लेकिन उसकी संकीर्ण आंखों से साफ पता चलता था कि वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। आदर्श ने नॉकआउट दौर के दौरान अपनी टीम को लगभग अयोग्य घोषित करवा दिया था, मतलब पिनोले की टीम को, और पिनोले जिन्होंने
स्पेनिश टीम ने जानबूझकर अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में व्यवस्थित किया था। ने चीनी टीम के खिलाफ मैच में उसे यूज कर दिया था। मिस्र की टीम के लिए मेयो, श्रीव और सईद आदर्श के पुराने दुश्मन थे। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तो आप ही है जिसने मेरे लिए बाधा तैयार की। मुझे यकीन है कि इसके लिए आपको बहुत सारे मैजिक अयस्को की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपना पैसा बर्बाद करने के लिए क्षमा करे। आदर्श की नजर बैरियर पर पड़ी। वह बहुत डरा हुआ नहीं लग रहा था। जब पिनोले ने देखा कि आदर्श अपनी लूट को सौंपने की योजना नहीं बना रहा है तो वह मुस्कुराया। क्या आप चारों ओर देखने नहीं जा रहे हैं? आपको अपने और भी पुराने परिचित मिल सकते हैं। आखिरकार हम इस बार फिर से मिल गए। हमने तुम्हें पकड़ लिया, तुम चालाक फिसलन भरी मडफिश। मुझे मत बताओ कि तुमने यह सोचने के लिए इतनी भोले हो कि हमें पता ही नहीं था कि तुम और आइस मैजिशियन हमें लूट रहे थे। हम सब तुम्हारे लिए जाल बिछाने के लिए एक साथ आए हैं। फिर भी तुम वास्तव में इतने साहसी थे कि हमारे पास इतना बड़ा समूह होने पर भी हमें लूटने आए। जोर से हंसते हुए जैक करीब चला गया। हार्ट ऑफ स्टोन हारने के बाद मेरे साथियों ने मुझे पीछे छोड़ दिया है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना दुखी महसूस कर रहा था। मैंने तो यहाँ तक कसम ले ली कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, भले ही खजाने की खोज के दौरान मेरे पास अन्य खजाने की तलाश करने का समय न हो। इतावली टीम के एंजोड नामक व्यक्ति ने कहा। जैक और एंजोले के साथ आए लोगों में लाइटनिंग एलिमेंट वाली हन्ना और कनाडा, इंग्लैंड और फ्रांस के 5 अन्य छात्र शामिल थे। आदर्श ने नोट किया कि उसने उनमें से 2 को लूट लिया था। अलग अलग देशों से आए लोगों के समूह में काफी चौंकाने वाली ताकत थी। जैक, हन्ना, एंजोले और अन्य लोगों की वास्तव में स्पेनिश और मिस्र की टीमों के साथ एक आम भाषा नहीं थी, लेकिन उनका एक आम दुश्मन था। आदर्श, डाकू, बेशरम, घृणित, चीन का बेकार चुभन, जिसके बारे में बात करते हुए केवल आदर्श जैसा पागल आदमी जिसने किसी भी टीम को लूटने की हिम्मत की, वह ऐसे गठबंधन को उसका शिकार करने के लिए प्रेरित कर सकता था। स्टेडियम में जहां टेलीपोर्टेशन पोर्टल था, प्रत्येक देश के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बैठे थे। उनकी निगाह स्क्रीन पर टिकी हुई थी। नदी के निचले हिस्से में होने वाली घटना जल्द ही मुख्य स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। यह दिखा रहा था कि कैसे आदर्श को दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया गया था। वे आकाश में चक्कर लगा रहे कई ऑब्जर्वर ईगल्स थे, इसलिए दर्शकों को फैंजू बैंडिंग ग्रुप के बारे में पहले से ही पता था। सच तो यह था कि चीनी टीम अचानक ही हर देश की दुश्मन बन गई थी और दुनिया भर के दर्शक उन्हें कोस रहे थे। इस बीच अधिकारी पूरी तरह अवाक रह गए। 3 प्रतिभागियों ने कोई नियम नहीं तोड़ा, इसलिए उनके पास वास्तव में उनकी निंदा करने का कोई बहाना नहीं था। वास्तव में अन्य देश भी उन समूहों को लूट रहे थे जिनसे वे टकराए थे, लेकिन कोई भी समूह उस तिकड़ी जितना कट्टर नहीं था। सौभाग्य से एलिन भी इस तिकड़ी का हिस्सा थी, जिसका अर्थ है कि इंग्लैंड ने कुछ ध्यान खींचा था। अच्छे व्यवहार वाले ब्रिटिश लोगों को खजाने की खोज देखना काफी अजीब लगा। जैसा कि कहा जाता है, व्यक्ति अपनी संगति का रंग अपना लेता है। उनकी राजकुमारी एलिन का अंत चीनियों के साथ कैसे हुआ? हालांकि जब भी उन्होंने राजकुमारी एलिन को कुछ अन्य समूहों को सफलतापूर्वक लूटते देखा तो वे काफी उत्साहित हुए, लेकिन यह वास्तव में नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं था। इस दौरान चीनी टीम के समर्थक जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। आदर्श और नंदिनी दोनों ने पहले ही नॉकआउट दौर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिससे उन्हें बहुत सारे प्रशंसक मिले। उनके समर्थक खजाने की खोज के दौरान उनकी उपलब्धियों से और भी अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि दोनों अपने उत्कृष्ट कौशल से कई टीमों को सफलतापूर्वक लूटने में सक्षम थे। फैंजू बैंडिंग ग्रुप का नाम पूरे चीन में बेतहाशा फैल गया। जाओ और उन विदेशियों को लूटो। दोनों जो कर रहे थे उससे हर कोई अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न था। चीन की जनसंख्या बेहद अधिक थी, इसलिए जब टीमों को प्रोत्साहन करने की बात आई तब भी चीनी टीम को विभिन्न सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर अधिकांश टीमों की तुलना में अधिक वोट मिले। पूरे यूरोप के लोगों द्वारा डाले गए वोट चीन के वोटों से कम थे। सच तो यह है कि वे जिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे वह भी उत्कृष्ट थी,
लेकिन दर्शक पहले से ही टीमों को परंपराओं से चिपके हुए देखकर उबाऊ महसूस कर रहे थे। उन्हें आदर्श का दृष्टिकोण देखना पसंद आया क्योंकि यह तीव्र, उत्साहवर्धक और रोमांचकारी था, जैसे कोई अपने साथी के पीछे चक्कर लगा रहा हो। टूर्नामेंट देखते समय दर्शकों का इतना उत्साहित होना काफी दुर्लभ था। हालांकि आदर्श को गठबंधन ने पकड़ लिया था, चीन के करोड़ों दर्शक बेहद चिंतित हुए और दूसरे देशों के छात्रों को उनकी बेशर्मी के लिए कोसने लगे। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। आदर्श कितना घृणित है। छात्रों को 8 राष्ट्र गठबंधन की तरह टीम बनाकर उसका शिकार करना पड़ा। रॉयल गार्ड्स के प्रमुख मिस्टर संदीप ने स्क्रीन पर देखते ही आह भरी। मिस्टर जितेश भैरव जी और डीन गीत अपने देश के कुछ महान अधिकारियों के साथ बैठकर टूर्नामेंट देख रहे थे। सच तो यह था कि वे बेहद घबराए हुए भी महसूस कर रहे थे। चीनी राष्ट्रीय टीम का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है। उन्हें आदर्श जैसा कोई व्यक्ति कहां से मिला जिसका ध्यान केवल दूसरे देशों को लूटने पर था? क्या सचमुच ऐसा था जिसके बारे में एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता था? यह आदर्श एक सर्वनिर्मित प्रतिभाशाली है, इसलिए वह कभी कभी कुछ शरारती विचारों के साथ आ सकता है। कृपया ऐसा न कहे। सलाहकार जितेश हमेशा अधिकारियों के सामने आश्वस्त थे, लेकिन वह हार गए थे। उनका आधा आत्मविश्वास आदर्श की वजह से है। उन्होंने धीमी आवाज में स्थिति को समझाने की कोशिश की। उन्हें आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाते, अध्यक्ष ने भुएं चढ़ा ली और कुछ आश्चर्यजनक कहा, अब जब आदर्श फंस गया है तो वह कैसे बच पाएगा? हाँ, यह बुरा है। उन्हें अपने आखिरी प्रयास के बाद नीचे रहना चाहिए था। जैसा मैंने सोचा था, वे जाल में फंस ही गया है। दूसरे ने भी आह भरी। भैरव जी, मिस्टर संदीप, डीन गीत, मुख्य सलाहकार जितेश और अन्य लोग अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन सहित अधिकारी आदर्श की भलाई के लिए बेहद चिंतित थे, और यहां तक कि वे बेहद घबराए हुए भी थे। एक अन्य महिला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि दोनों लड़कियां ठीक है। संभावना है कि आदर्श ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। ओह देखो, क्या वो स्मार्ट लड़की है। उन्होंने खुद को क्यों दिखाया है? चेयरमैन ने अपना सिर आगे बढ़ाया और स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुख्य स्क्रीन पर अभी भी आदर्श को 10 से अधिक लोगों से घिरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन एक अन्य ऑब्जर्वर ईगल्स ने नंदिनी और एलिन को भी पाया था। वे दोनों अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए थे और आदर्श की दिशा में जा रहे थे। प्रभावशाली, वे अपने साथी को छोड़ने को तैयार नहीं है। वाह, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि समूह का सफाया हो जाएगा और वे अपनी सारी लूट खो देंगे। वे लोग वास्तव में आदर्श से नफरत करते हैं। वे निश्चित रूप से उसे सबक सिखाने वाले हैं। नदी के निचले हिस्से में आदर्श ने नंदिनी और एलिन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसे दिल में गहरा छुआ हुआ महसूस हुआ, लेकिन साथ ही वो अवाक भी महसूस कर रहा था। उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। यदि वे बाहर आ गए होते तो शत्रु उनकी सारी लूट ले जाने वाला था। लूट केवल कुछ सांसारिक संपत्ति थी, इसलिए उसे वास्तव में इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि यह स्पष्ट था कि दुश्मन लूट पर हाथ डालने के बाद उन्हें जाने नहीं देगा। वे निश्चित रूप से उन पर अपना गुस्सा उतारने वाले थे। इसके अलावा इस बात की संभावना नहीं थी कि वे लड़कियों, विशेषकर हन्ना और मेओस पर आसानी से कार्रवाई करेंगे। वे नंदिनी और एलिन को अपने कदमों के रूप में इस्तेमाल करके अपने लिए नाम कमाने की बेहद इच्छुक थे। जैक, एंजेलो और अन्य लोग बेहद खुश थे कि दोनों महिलाओं ने सीधे उनके जाल में फंसने का फैसला किया था। उन्होंने दोनों महिलाओं को आदर्श के साथ फिर से एकजुट होने से नहीं रोका। वे बस उन तीनों को देखते रहे जो दुर्भाग्य से अपने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट के साथ मिले थे। कितना मार्मिक, मुझे नहीं पता कि डाकू भी इतने मार्मिक हो सकते हैं, हन्ना ने मजाक उड़ाया। एलिन, तुम उनके साथ क्यों हो? इंग्लिश टीम के हर्बर्ट ने हैरानी से एलिन को देखा। हर्बर्ट, तुमने जो खोया है हम तुम्हें वो वापस देंगे। क्या आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? एलिन ने कहा। हर्बर्ट ने ट्रेनिंग हॉल में आदर्श के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हर्बर्ट परिणाम से बेहद असंतुष्ट था क्योंकि वे ट्रेनिंग हॉल में चीन से हार गए थे। इसके अलावा उनकी टीम आदर्श के डाकू समूह का भी शिकार बन गई थी। हर्बर्ट अपना बदला लेने का फिराक में था। एलिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह आदमी बहुत ज्यादा घटिया है।
हमें इसे सबक सिखाना होगा, अन्यथा हम ग्रेट ब्रिटेन का अपमान करने जा रहे हैं। हर्बर्ट ने उग्रता से उत्तर दिया। हर्बर्ट दूसरों की ओर मुड़े और कहा, एलिन हमारी डेचेस है। मेरा मानना है कि उसे बेशरम डाकुओं के साथ मिली भगत करने के लिए मजबूर किया गया था। कृपया उसे मत मारना। मुझे यह विश्वास करना कठिन है कि उसने डकैतियों में भाग नहीं लिया, एक कनाडाई छात्र बोला। बेले को वास्तव में अन्य लोग नहीं जानते थे। बेले नामक वह कनाडाई व्यक्ति था। इस बीच एलिन एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ मजबूत, सुंदर और सौम्य थी। वह अधिकांश लोगों के लिए आदर्श महिला थी। अगर बेले यहाँ एलिन को हरा सकते हैं तो वह निश्चित रूप से सुर्खियों में आ जाएंगे। भले ही एलिन के समर्थकों ने उसे कोसा होगा, लेकिन यह कुछ भी न बनने से बेहतर था। वह हर किसी द्वारा गंभीरता से व्यवहार न किए जाने से थक गई थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।